सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज की कहानी आज से शुरू नहीं होती है। ये कहानी शुरू होती है 11 दिसंबर 2023 को। भोपाल में एक बैठक होती है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक इकट्ठे होते हैं और उन विधायकों के बीच में चयन करने के लिए हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद होते हैं। मनोहर लाल खट्टर 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद इस जिम्मेदारी के साथ भोपाल पहुंचे कि नया मुख्यमंत्री भाजपा का मध्य प्रदेश का कौन होगा। वो नाम था डॉक्टर मोहन यादव का। पर 11 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में बैठक होती है और चंडीगढ़ के बैठक में भाजपा के विधायकों के बीच में डॉक्टर मोहन यादव यह तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल खट्टर का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो राजनीति के मैदान पर इस तेज गति से सीढ़ियां चढ़ रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय हमारे साथ सार्थक संवाद के लिए मौजूद है। तो मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। और ये कहानी इसीलिए की कि जाने तो सही कि जो लोग दशकों में नहीं पहुंच पाते जहां पर आप बहुत तेज गति से पहुंच रहे हैं। इतना भरोसा, ऐसा विश्वास पार्टी हाईकमान का, वो भी तब जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे धुरंधर दिल्ली में, कैसे कर पा रहे हैं आप? तभी संभव है जब वो है। आपकी जानकारी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और जिनका आपने नाम लिया यशस्वी गृह मंत्री, जो भाजपा के 2013-14 में अध्यक्ष बने। आप बताइए, राजनीति की धारा गंगा माता की विशेषता ये कि निर्मल अविरल धारा प्रवाहित हो रही, इसलिए गंगा जी भागीरथ जी के समय से आज तक उतनी पवित्र और निर्मल धारा है। राजनीति की निर्मल धारा को प्रभावित करने के लिए नए खून की आवश्यकता, नए मौके की आवश्यकता, नई व्यवस्थाओं को बदलने, और ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव है कि हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका देते हैं। और मैं नहीं, पूरे प्रदेश में दुनिया में देख रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, जो आप बता ही रहे हैं, ये एकमात्र कारण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी और हमारे जेपी नड्डा जी, इन सब के बीच में से नए लोगों को मौका देना। और ये पार्टी की हमारी विशेषता कि हमारे सारे सीनियर लीडर इस बात को आगे से एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। माननीय आडवाणी जी से लगाकर मुरली मनोहर जी तक सब लोग हैं। लेकिन ये भाजपा इसीलिए अपनी भाजपा और दूसरी पार्टी आज तक नहीं कर पा रही। 80 साल से बड़ी उम्र के कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, सोनिया गांधी जी से लगा के सब लोग, 55 साल के राहुल गांधी परेशान हो रहे हैं कि कोई मौका तो दो, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। ये उनसे पूछो जो नहीं दे रहे हैं। हम तो धन्यवाद अदा करें। नहीं, धन्यवाद तो ठीक है डॉक्टर मोहन यादव जी, पर जानना यह है मोहन यादव जी से, भाई साथ में विष्णुदेव साई जी भी मुख्यमंत्री बने, भजन लाल शर्मा जी भी बने और भी कई नए चेहरे मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। पर जिस ऊंचाई पर आप दिखाई दे रहे हैं स्टार कैंपेनर के तौर पर, तो हर जगह डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे जाते हैं। मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो उसमें भी डॉक्टर मोहन यादव पर भरोसा कर लिया गया। क्या समीकरण ऐसा बैठा है जिसके चलते मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे देश में दिखाई देता है? देखिए, मैं आपको विनम्रता के साथ इस प्रश्न का ये उत्तर दे सकता हूँ। ये केवल माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का विश्वास है, और केवल मैं नहीं, हर एक पे वो इसी प्रकार से भरोसा देते हैं और काम के आधार पर उनकी मूल्यांकन करते हैं। और हम पार्टी के सिपाही है, जो भूमिका देते हैं वो करते हैं। तो चलिए उस भूमिका पे बात कर लेते हैं। 1 साल पहले चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ, डॉक्टर मोहन यादव के रूप में मध्य प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिला। स्वयं डॉक्टर मोहन यादव को 1 साल बाद अपने लिए मिले इस भूमिका के संदर्भ में कितना न्याय कर पाए, इसके संदर्भ में क्या संतोष या क्या असंतोष? देखिए, दोनों बातें बहुत स्पष्ट है। मैं एक पार्टी का सिपाही होने के नाते से, अगर अपने को पार्टी ने काम दिया, मैं शिक्षा मंत्री, टूरिज्म चेयरमैन, यूडीए चेयरमैन, लगातार 2000 से मैं विभिन्न अलग अलग दायित्वों से चलते चलते आया हूँ। और उसके पहले भी मैं भाजपा का जिला महामंत्री, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, और ये यात्रा 20 साल की, और इससे 20 साल की यात्रा पकड़ो। 1982 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी साइंस कॉलेज, माधव साइंस कॉलेज, 1983-84 कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट। तो 40-44 साल के बाद में अगर मैं इस दायित्व पे हूँ, तो हमारी पार्टी की विशेषता है कि पार्टी हम पर इतना लंबी परीक्षा भी लेती है और भरोसा भी करती है। और मुझे इस बात का संतोष है, मेरे जैसे सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी ऐसे बारीकी से देखती है और मौका देती है। और मैं यही बाकी लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि पार्टी के नेतृत्व पे भरोसा रखो।
अपनी लाइन बनाते रहो, काम करते रहो, पार्टी आपको देखती, जब मौका पड़ेगा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे, अच्छी बात है। ये अवसर आपको मिला, आप पार्टी के कृतज्ञ हैं इस बात को लेकर। लेकिन 1 साल बाद क्या डॉक्टर मोहन यादव स्वयं में आत्ममूल्यांकन करते हैं कि ये अवसर पार्टी ने इतनी भीड़ के बीच में मुझे दिया, तो मैं क्या कर पाया प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए? इसके संदर्भ में कोई बात जो आप हमसे साझा करना चाहें? इस देखो, दोनों तरह की बात है। अगर मैं मेरे मुँह से बोलूँगा तो ये अतिशयोक्ति होगी, लेकिन पार्टी देख रही है, समाज देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। आप ही बताइए कि हमारे यहाँ इसी 1 साल के अंदर अगर 3 विश्वविद्यालय मिले सरकारी, गुना में क्रांतिवीर टंट्या मामा, खरगोन में सॉरी, और तात्या टोपे गुना में, और रानी अवंतीबाई लोधी हमारा सागर विश्वविद्यालय। तो ये 21 साल में हुआ, और 1 साल में नहीं, 4 महीने के अंदर। लोकसभा चुनाव के पहले कॉलेज भी यूनिवर्सिटी के रूप में बदल गया, यूनिवर्सिटी ने परीक्षा कराना चालू कर दी, चालू सेशन में वीसी अपॉइंट हो गए जिनको कुलगुरु नाम रखा गया। तो कुलगुरु, कुलपति से कुलगुरु की यात्रा भी 56 से लेके आज तक में 4 महीने के अंदर हुई है। इतना ही नहीं, हमारे मजदूरों के भुगतान तो 8 दिन के अंदर, हुकुमचंद मिल का प्रकरण आपको सबको जानकारी में है, 7 दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे द्वारा मजदूरों का जो भुगतान किया, जो 30 साल से उलझा हुआ था। कोशिश की है हमारे यशस्वी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान ने, जहाँ से हमको सुपुर्द किया उससे आगे बढ़ाते हुए, तो आज हमने तय किया कि 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई रकबा था हमारा 2003-04 में। माननीय शिवराज जी जब गए तो उन्होंने 48 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ाया था। हमने भी कोशिश की कि उसको 1 करोड़ तक करेंगे, और उस टारगेट पे आगे चल रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है, केन बेतवा, पार्वती काली सिंध, चंबल योजना, नर्मदा की सहायक नदियाँ जैसे छिपराजी और कान नदी इत्यादि जोड़ते जोड़ते हम 1 करोड़ पे पहुँच जाएंगे। और इतना ही नहीं, मैं और इससे कई सारी चीज़ें ज़्यादा बता सकता हूँ। आप बताइए, माइनिंग के सेक्टर में पहले राज्य का सबसे ज़्यादा निवेश का प्रस्ताव लेने वाला राज्य बना तो मध्य प्रदेश बना है। हमारे 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने वाला अगर कोई प्रदेश बना, हमारा प्रदेश बना है। यहाँ तक कि हमारे सम्मन कोर्ट्स के अंदर जो जाते थे कोर्ट में, न्यायालय से, वो पुलिस का सिस्टम हटा करके ई सम्मन की व्यवस्था लागू करने वाला भी कोई राज्य बना तो मध्य प्रदेश बना है। आज मध्य प्रदेश ने तीनों कानून को लागू करने में अपनी जो भूमिका अदा करी, माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि मैं बाकी के राज्यों को आपके राज्य में भेजना चाहूँगा जिनने आपने एप्लीकेबल कैसे तय करा है। तो ये हमको गौरव है। इतना ही नहीं, हमारी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से पशुपालकों की आय भी बढ़ना चाहिए। दूध उत्पादन मध्य प्रदेश का 9% है देश में कंट्रीब्यूशन, यद्यपि भारत का 3रा राज्य है सबसे बड़ा दूध उत्पादक, लेकिन नंबर 1 पे लाना है हम, तो 20% तक हम जाना चाह रहे हैं। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ माध्यम से एमओयू करके हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी को 5 साल में डबल बनाना है, प्रति वर्ष एक टारगेट के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। आप बताइए, जो कांग्रेस सहित सब लोग कह रहे थे कि लाडली महीना बंद हो जाएगी, और ड्राफ्ट हो जाएगा, कर्जे का क्या होगा, हमने बगैर किसी योजना को बंद करे हुए सफलता के साथ, एक बार और ड्राफ्ट नहीं हुआ, एक बार किसी को भुगतान की दिक्कत नहीं आई, और हमारी लगातार ग्रोथ उत्तरोत्तर उन्नति वाली हुई। 3.25 लाख करोड़ का बजट 3.5 लाख करोड़ पे गया। इस साल हम 4 लाख करोड़ के आसपास बजट पारित करने जा रहे हैं, तो ये हम इसको 7 करोड़ पहुँचाने वाले हैं। तो ये जो लगातार प्रोग्रेसिव, जो अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तो आपके सामने ही कहानी है कि हमने औद्योगिकरण का जो लगातार संकल्प लिया है, हमारा राज्य सभी क्षेत्रों में बराबरी से बढ़े। ये 1 साल के काम बता रहा हूँ मैं आपको। आपने कई सारे क्षेत्र बता दिए, और यही डॉक्टर मोहन यादव के संदर्भ में लोगों को थोड़ा अचंभा रहता है। अमूमन जब हम किसी राज्य के मुख्यमंत्री के काम को देखते हैं तो कोई एक क्षेत्र पर उसका फोकस रहता है, उस पर वो अपनी एक छवि निर्मित कर रहा होता है। मोहन यादव जी के संदर्भ में तय नहीं कर पा रहे। कभी वो गौशालाओं के संदर्भ में ज़बरदस्त तरीके से लग जाते हैं, कभी सिंचाई के संदर्भ में लग जाते हैं, कभी शिक्षा तो उनका पसंदीदा विषय है तो उसमें लग ही जाते हैं। हिंदुत्व पता नहीं मोहन यादव को कब जोर मार देता है और कब वो फरमान जारी कर देते हैं। वस्तुतः डॉक्टर मोहन यादव करना क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में? मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास। हमारे राज्य में परमात्मा ने कई कई कारणों से कृपा की है जी। इसकी बहुत संभावना है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बने, उसमें बड़ा योगदान मध्य प्रदेश का रहे। हमारी 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया से हर युवा को हाथ में काम, गरीब युवा, महिला, किसान सबके जीवन में बेहतरी ला के, इसलिए चारों मिशन मोड पे काम कर रहे हैं।
जो आपने ज्ञान के रूप में दिया है। तो सभी युवा के लिए भी है, गरीब के लिए भी, महिला के लिए भी, किसान के लिए, सभी क्षेत्रों में। आप बताइए, पूरी सरकार के 54 मंत्रालयों को 4 डायरेक्शन में मिशन मोड में ला करके हमने मंथन के माध्यम से दिशा बनाई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम उस पर काम कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से काम कर रहे हैं, पर जिनके साथ काम कर रहे हैं वो कितनी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जिस मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं उसमें कई चेहरे हमें ऐसे देखते हैं जिन्हें हम दशकों से मुख्यमंत्री बनने की लालसा या संभावना के तौर पर देखते आ रहे थे। कितनी परेशानी देते हैं? कोई परेशानी नहीं देते। हमारे यहाँ भाजपा की विशेषता है जी। माननीय मोदी जी अगर आज दिल्ली में बैठ कर के प्रधानमंत्री हैं तो उसमें भी उनके मंत्रिमंडल के कई साथी उनसे सीनियर थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता हमारी परंपरा है। माननीय जब शिवराज जी आए उस समय भी विक्रम वर्मा जी से लेकर कैलाश जोशी जी तक सारे सीनियरों के पीछे, सुंदरलाल पटवा जी से लेकर सब लोग थे। उमा जी जब सीएम के कैंडिडेट डिक्लेयर करी तब और बड़े बड़े लोग थे। तो ये हमारे यहाँ इस भाव में कभी नहीं आता। हमारे यहाँ तो संघ की पद्धति, जो शाखा लगाएगा सब उसको प्रणाम करेंगे। जी। तो सब प्रणाम की मुद्रा में है? नहीं, प्रणाम हम भी सब करते हैं। संघ ध्वज में जो लगाता है वो जो हमारा अधिकारी होता है, तो इसके मतलब वो बड़ा हो गया और हम छोटे हो गए, ऐसा नहीं। आप तो क्रिकेट की भाषा में अगर बात करिए कि राजनीति भी टीम गेम है। हमारे विराट कोहली से लेकर तेंदुलकर तक जो भी कप्तान बने, बाद में जो उनके सीनियर खिलाड़ी खेलते रहे, तो खेल टीम भावना से होता है, न कि व्यक्ति के बड़े छोटे से होता है। मंजे हुए राजनेता हैं मोहन भाई, लेकिन मंत्रिमंडल में कुछ भले ही ना हो, पर जो मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए उनके संदर्भ में तो किस्से कहानियां आप भी पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। उस अनुभव को कैसे निपटते हैं? दोबारा दोहराता हूँ, हमारे यहाँ ये बात है ही नहीं जी। हमारे यहाँ समग्र रूप से। अब ये बताइए कि अगर 165 की संख्या हम जीतते हैं, मंत्री तो 34 ही बनते, 33 ही बनेंगे। तो अब कोई भी आ जाएगा तो क्या करेगा। लेकिन जो बने हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, जो इतने सारे विभाग में बता रहा हूँ, ये सभी माननीय मंत्रियों के विभाग ही तो बता रहा हूँ, जिनके कामों के आधार पर हम अपने रिजल्ट बता रहे हैं। सब अपना अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और सबसे वो पर भी बात करते हैं। आप मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री का पद संभाले, निवेश के संदर्भ में जबरदस्त जोर लगा है। 7 से ज़्यादा आपने रीजनल कॉन्फ्रेंस कर दी, नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस भी आप फरवरी में करने जा रहे हैं, इंटरनेशनली। इसके अलावा आप जो है यूके, जर्मनी हो जाए, बता रहे हैं अभी जापान वापान भी जाने वाले हैं। कुल मिलाकर बातचीत हो रही है या उस बातचीत के जमीन पर उतरने की वास्तविक संभावना भी देख पा रहे हैं? क्योंकि पहले भी बातें तो बहुत हुई, लेकिन अधिकांश मौकों पर देखते हैं कि सेरेमनी होती है, उसका क्रियान्वयन को लेकर सवाल रहते हैं, गुजरात अपवाद रहता है। बताइए मेरे को, अभी आपने पूरे पिछले 6 महीने की 7वीं हमारी कॉन्क्लेव देखी जी। और हर कॉन्क्लेव में कोई एक बार आदमी गलत बोलेगा, 2 बार बोलेगा। हम तो अपने उस कॉन्क्लेव में आपके पत्रकारगण भी मौजूद रहते हैं। हर महीने होने वाली कॉन्क्लेव में भूमि पूजन, लोकार्पण लगातार होते दिखाई देते हैं और मैं वहाँ केवल अकेला नहीं रहता हूँ। जहाँ भूमि पूजन, लोकार्पण होता वहाँ के सांसद, मंत्री, विधायक, उद्योगपति वो भी रहते हैं। और आपके ही इस, जैसे अकेले इसी के उदाहरण देता हूँ, अभी शहडोल जैसी जगह पर, ईमानदारी की बात, ये हमको लगा कि शहडोल जैसी जगह में 1000-2000 करोड़ का निवेश आ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि शहडोल बिल्कुल एकदम नीरस और ऐसा अभी तक का औद्योगिक दृष्टि से छिपा हुआ एक तरह संभाग का केंद्र है। लेकिन आप बताइए, टोरंटो कंपनियां के लोग आते हैं, अगर वो थर्मल पावर के 18,000 करोड़ के MOU करते हैं, तो मैं आपको टोरंटो कंपनी के बारे में तो नहीं बताऊंगा कि वो क्या कंपनी है, आप ही जानते हैं। अगर TMT सरिया वाले आके कहते हैं कि हम 3,500 करोड़ का अगर यहाँ स्टील प्लांट लगाएंगे, तो मैं आप टोरंटो के साथ TMT सरिया वाले भी आप जानते ही हैं, सारडा माहेश्वरी जी, वो अगर कह रहे हैं मैं 3,000 करोड़ का निवेश कर रहा हूँ। रिलायंस कंपनी आती है कि हमने अभी तक जैसे हर साल 600 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करते हुए हमको 18,000 करोड़ तक जाना है, हम तो उनका भी 6,000 ही करोड़ जोड़ रहे हैं। तब रिलायंस कंपनी आती है, अडानी ग्रुप आता है, टोरंटो आता है, TMT आता है, ऐसे बहुत सारे नाम मैं बता सकता हूँ। तो अभी ये कोई मेरे बुलाने से तो नहीं आते, ये सब निवेशक हैं, ऑलरेडी उद्योगपति, जाने माने उद्योगपति। तो आकर कोई काम करना चाहते, तो सवाल है, मैं मध्य प्रदेश पहले भी था, उद्योगपति भी पहले ही थे, अब क्यों आ रहे हैं? तो मोहन भाई से भी तो पूछना होगा, क्या ऐसा बनाए हैं जिसके चलते सब आ रहे हैं? दोनों बातें स्पष्ट है। हमने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने निवेशकों के लिए जो पॉलिसियाँ बनाई है, वो पॉलिसियाँ आकर्षक पॉलिसियाँ बनाई है जी। और हमने ये कहा कि हमारे राज्य की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी हो गई,
लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से काम नहीं चलेगा। जीडीपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा रोल करता है, औद्योगिकरण की अपनी भूमिका है, और औद्योगिकरण भी केवल बड़े बुला ले तो भी नहीं चलेगा। हमको हेवी इंडस्ट्री भी चाहिए, एमएसएमई भी चाहिए, लघु कुटीर उद्योग भी चाहिए। हमारे यहाँ रोजगार परक इंडस्ट्रियाँ भी चाहिए, आईटी के बच्चों से लेकर के काफ़ी प्रतिभा हमारे यहाँ है। तो हम ऐसे सभी प्रकार की पॉलिसी लाकर समावेशी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में अनुकूलता ऐसी है कि देश का मध्य है, कोई बड़ा तूफान नहीं आता है, बड़ी कोई आपदा प्राकृतिक नहीं आती है, लेबर के कभी आंदोलन नहीं होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर पे भी लोगों को भरोसा है। और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना है, और आपने भी देखा होगा कि कोई भी निवेशक की बैठक हो या हमारा रोड शो जो राज्य के बाहर होता है या देश के बाहर होता है, जब राज्य का मुखिया उसमें रुचि लेता है तो स्वाभाविक रूप से एक विश्वास बनता है परस्पर, उस विश्वास के बलबूते पे लोग आते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो नीति आपने तैयार की उसके प्रति लोगों का भरोसा है? तो ये नीति जो बनी है इसका क्रियान्वयन जो लोग आ रहे हैं उनके संदर्भ में ठीक रहे, इसके लिए कैसे सुनिश्चित किया आपने? इसके लिए क्या है, सीधी सीधी बात है कि हमारे यहाँ की जो राज्य के इसके अलग अलग मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, हमने हमारी सब क्षमता योग्यता के साथ अपनी जो यहाँ हो सकता है उसको बाकी देश के राज्यों के अनुभव करते हुए बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है। हमारे जैसे आप उदाहरण लीजिए कि हमारे इंदौर के पहले कभी औद्योगिक निवेश का कोई अपना दूसरा नगर नहीं था। तो हमने कहा हमारा इतना बड़ा राज्य है, तो ये बाकी ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, शहडोल, भोपाल, यहाँ क्यों नहीं निवेशकों के साथ में इन्वेस्टर सबमिट करें। तो ये जो हमने पॉलिसी बनाई कि छोटे संभाग केंद्र हैं, इस पे भी वही स्कोप होगा। तो मुझे इस बात का संतोष कि बड़े बड़े उद्योगपति पहली बार आके देख रहे, हमको तो मालूम ही नहीं। जैसे शारदा जी जब आए वहाँ से, जो आपके वहाँ से आए, वो कह रहे थे कि मैं पहली बार आया हूँ और मैं आने के बाद यहाँ के वाइब्रेशन देख रहा हूँ, तो उनको वाइब्रेशन इतने अच्छे लगे। वो तो मैंने तो वो बोला मैं बाय रोड आया, फिर लोगों से मिला, लोग इतने भले हैं, बाकी चीज़ों की अनुकूलता है। तो ऐसे जब आदमी आता है, जैसे कई नाम, मैं नाम नहीं बताऊँ, ग्वालियर लोग कह रहे हैं हम पहली बार आए। अब मेरे को इतना आश्चर्य लगता है कि जो ग्वालियर उद्योगपति पहली बार आए, जबलपुर पहली बार आए, तो ये जब हमारा छिपा हुआ हीरा हमको नहीं मालूम है तो अब वो स्वाभाविक दूसरे को कैसे मालूम पड़ेगा। थोड़ा ये जो अपन ने पॉलिसी बदली है कि छोटे स्थान पर भी बुलाएं, इसलिए अब हम अगले ये जो वर्ष हमारा है, हमारे सभी संभाग केंद्रों पे निवेशकों के साथ हमने मीटिंग की है, लेकिन अब हम जिला केंद्र तक भी नहीं चले जाएंगे, तो जिले जिले में भी निवेशकों के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम करें। सब तरफ ध्यान दे रहे हैं, पर जहां के भरोसे के चल के आप इस जिम्मेदारी तक पहुंचे, अर्थात उज्जैन, वो डॉक्टर मोहन यादव की प्राथमिकता में कहाँ है, उसके संदर्भ में किस विजन के साथ में है? देखिए दोनों बातें हैं हमारे लिए। आप उज्जैन मत बोलो, इंदौर भी बोलो, दोनों चीज़ बोलो जी। इंदौर हमारा अभी तक मध्य प्रदेश का एक तरह से चमकता हीरा नगर है, जहाँ व्यापार, व्यवसाय, जीवन की वो सब चीज़ें काफ़ी सुगमता के साथ, सरलता के साथ और कभी संभावना वाला एक नगर है। तो हमने कहा पूरे प्रदेश को इंदौर बनाएंगे और इंदौर को दिल्ली, बम्बई से आगे ले जाएंगे, क्योंकि वो हमारे राज्य का ही हिस्सा है। ऐसे उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन की अपनी विशेषता है। उज्जैन में धार्मिक पर्यटन में पिछले माननीय मोदी जी ने 2022 में जब महाकाल का, महालोक का लोकार्पण किया, उसके बाद उज्जैन की छटा निराली हो गई अलग प्रकार से। और उज्जैन भी कई कारणों से बहुत अद्भुत है, क्योंकि वो हमारी एक तरह से देश का मध्य भी है, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भी कहीं जाएंगे तो वहाँ उसका महत्व है। तो धार्मिक पर्यटन भी है, औद्योगिक संभावना भी है, खगोलीय ज्ञान का केंद्र भी है, इतिहास का केंद्र भी है, संस्कृति का नगर भी है, साइंस सिटी भी है और कुंभ की नगरी भी है, जो कुछ हमारे यहाँ सिंहस्थ कहलाता। तो कई कारणों से उज्जैन का अपना महत्व है। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश के सर्वाधिक बड़े विश्व के मेले जहाँ लगते हैं, उस बड़े मेले में से 2028 में सबसे बड़ा मेला उज्जैन में लगेगा। तो इलाहाबाद में जैसे जिस ढंग से अभी हाइट पकड़ी मेले की, वैसी संभावना उज्जैन पे आएगी। तो सरकार को अपने इस हिसाब से 3 साल 4 साल पहले से वो तैयारी भी करना है, ताकि हमारे प्रदेश की गौरव गरिमा के हिसाब से उस आयोजन की भव्यता, दिव्यता और सफलता तीनों तरफ से आ जाए। ये आपकी उदारता है कि आपने, जब मैंने उज्जैन को लेकर सवाल किया तो आपने कहा केवल उज्जैन मत कहिए, इंदौर भी कहिए। लेकिन उज्जैन में जब जाते हैं तो उज्जैन में लोगों को ये शिकायत रही अतीत में कि इंदौर के चलते उज्जैन का वो विकास नहीं हो पाया जो विकास हो जाना चाहिए था।
अब जब उज्जैन का बेटा प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व पर है, तो उज्जैन अगर वहां पर कुछ अतिरिक्त अपेक्षा कर रहा है, गलत कर रहा है, या इसके संदर्भ में डॉक्टर मोहन यादव की कोई दृष्टि है, कोई सपना अतीत में रहा है, मौका मिला तो उज्जैन के लिए ये करूंगा? अब मैं एक श्लोक सुनाता हूँ आपको। जी हमारे यहाँ अवंती क्षेत्र एक जनपद का नाम है, जी और अवंती क्षेत्र ये 16 जनपद में से अशोक 2200 साल पहले, चंद्र प्रद्योत 5000 साल 2500 साल पहले, जब गौतम बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी का समकालीन समय, 5000 साल पहले सांदीपनी आश्रम। ये अगर भौगोलिक दृष्टि से देखो तो उज्जैन इंदौर में कोई अंतर नहीं है। ये समूचा मालवा क्षेत्र का केंद्र बिंदु सदैव उज्जैन रहा है। इसलिए कहा भी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शिव सप्तैते मोक्षदायिका। तो ये अवंती क्षेत्र और अवंतिका नगरी, तो क्षेत्र तो पूरा एक ही है। और ये बात भी सही कि महारानी अहिल्याबाई ने होलकर साम्राज्य की नींव के पहले साथ ही महेश्वर से राजधानी करके चलाई उनने। ये तो यशवंतराव होलकर जी के समय वापस राजधानी इंदौर आई, और कमोबेश वही समय था जब हमारे यहाँ से सिंधिया जी राजधानी ग्वालियर ले गए। तो स्वाभाविक रूप से इंदौर उज्जैन का जो आपस का एक तरह से व्यापार का केंद्र का अदला बदली हुई, तो ये उसी प्रकार से है जो आज के हिसाब में 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कोई डिस्टेंस नहीं। नई रायपुर पुराने रायपुर में क्या अंतर है, ऐसा स्थिति हो गई इंदौर उज्जैन की। तो अब हमने एक वृहद योजना बनाई मेट्रो सिटी की, जिसमें इंदौर उज्जैन देवास धार चारों को मिलाकर के एक महानगर भविष्य में 25 साल बाद बनने वाला है। तो चारों नगरों को जोड़कर जिलों के सीमा के अंदर पीने के पानी की लाइन, सड़कों के आवागमन के रास्ते, रेल का नेटवर्क, हवाई कनेक्टिविटी और सीवरेज की लाइन, ये से जो कॉमन चीज़ें हैं उसको मिलाकर के एक वृहद कल्पना की है। ऐसे हमने ये चारों महानगरों पे बात की है। जो इंदौर उज्जैन की 4 जगह बताई, चारों जिलों को मिलाकर, वही भोपाल राजधानी की है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, ये चारों को मिलाकर के भविष्य का 25 साल बाद भोपाल कैसा बनेगा। ग्वालियर भी वैसे ही है, मुरैना, दतिया सबसे मिलाकर के वो किस दिशा में जाएगा। हमारा जबलपुर भी उसी तरह है, जिसके और हम नरसिंहपुर तक का पूरा प्लान बनाएंगे। तो एक तरह से भविष्य की दृष्टि से हमको ये सब प्लान पे काम करना है समान रूप से, ताकि भविष्य में हमारी जब कोई भी विकास की गति बनेगी, व्यवस्थित प्लान होने से आपाधापी नहीं होती, व्यवस्थित लाइन बनती। तो एक तरह से हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और ये शहरीकरण के नहीं, गांव के लोग गांव के अंदर विकास करें, गांव के अंदर लोग ठहरे, गांव के अपनी जो विशेषता है उस पर चले। तो ग्रामीण हमारा अलग अलग क्षेत्र का हमारा प्रदेश का भौगोलिक नक्शा है। तो कहीं हमारा फॉरेस्ट का एरिया, तो हम टूरिज़्म को भी बढ़ा रहे हैं और फॉरेस्ट को भी रख रहे हैं। इसलिए रातापानी अभयारण्य हमने नया बनाया है भोपाल का। एकमात्र भोपाल राजधानी देश की ऐसी है जहाँ एक तरह से टाइगर रिजर्व का पार्क भोपाल में आ गया है। कई सड़कें हमारी ऐसी है जिसमें दिन में मनुष्य चलते हैं, रात में टाइगर चलते हैं। तो ये ऐसे ये सौभाग्य की बात है। तो जो अच्छा ही है उसको बांट के चलना और भविष्य की संभावनाओं को लेकर ठोस काम करना, इस दिशा में हम चल रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की छवि एक राजनेता के साथ साथ सनातन धर्म के प्रति कट्टर आस्था रखने वाले व्यक्ति की भी है। मान्यता रही मध्य प्रदेश के अंतर्गत कि जो मुख्यमंत्री है वो रात्रि प्रवास उज्जैन में नहीं करेगा, क्योंकि उज्जैन के राजा तो महाकाल है। आपने उससे विपरीत जाके फैसला लिया और आप लगातार उज्जैन में रात गुजार रहे हैं। जीवन में क्या बदलाव आया, कितना जोखिम था जिस समय पर आपने ये फैसला लिया मैं तो रहूंगा? दोनों बातें। आपने सनातन धर्म बोला ना जी, तो सनातन का अर्थ क्या है? जो सनातन है क्या है? स्थायी है। तो क्या है? क्या है सनातन का अर्थ? क्या है जी? जो शाश्वत है, सदैव है। सदैव है। सदैव कब है आप बताएं। मैं तो पूछ रहा हूँ। आपकी मान्यता है, आपकी परिभाषा। सनातन किसको कहेंगे? सदैव शाश्वत किसको कहेंगे? जो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, सत्य काल परिस्थिति के हिसाब से परिभाषित होता रहा है जी। तो जो आज अच्छा है हो सकता है कल उसमें कुछ विकृति आएगी जी। वो परसों कुछ और लगेगा, नरसों कुछ और लगेगा। हमारा जो जिसको आप धर्म कहते हो, हमारी धर्म की परिभाषा पंथ से नहीं जुड़ती है, कर्मकांड से नहीं जुड़ती, पूजा पद्धति से नहीं जुड़ती, हमारी जीवन शैली है। और जीवन शैली में ये सारी बातें आती हैं कि आज काल के प्रवाह में जो बातें आई कल उसमें बदलाव आता है। इस बदलाव में भरोसा रखने का मतलब ही जीवन है।
इसी को सनातन भी कहा जाता है। और जो आपने बात कही, ये काल की परिस्थिति में राजधानी शिफ्ट की एक पॉलिटिकल कारण से उस काल में कुछ ऐसी बातें कर दी गई कि भाई राजधानी जाएगी तो एक दूसरे के राज्य पे कोई कब्जा नहीं कर ले, तो कई राजनीतिक दृष्टि से निर्णय ले लिया कि यहाँ राजा रात नहीं रहेगा। वो उस समय की बात होगी। तो हम ये भूल जाते हैं कि जितने राजा उज्जैन में पैदा हुए, जितने राजवंश उज्जैन में चले, उतने तो कहीं हुए ही नहीं। विक्रमादित्य से लेके भोज तक का, परमार काल का बाद सिंधिया जी, अगर राजधानी पहली बार कहीं बनी तो सिंधिया जी की, राणो जी की और महाज जी की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। तो फिर इसको कैसे नकार सकते? तो जो भी हिस्ट्री पढ़ा होगा। और एक बड़ी बात आप व्यावहारिक जीवन में भी देखना, इस काल के देवता हैं महाकाल, जो जन्म देते हैं और हर एक का जीवन नियत करते हैं, न बढ़ाते हैं न घटाते हैं। तो अगर भगवान को नगर निगम सीमा में कोई प्राण ले सकते किसी की? हम तो उनके पुत्र हैं, वो तो हमारे पालक के पिता है, तो वो कैसे मार सकते किसी को? तो कोई झूठ चला दे और अपन मान ले, तो मैं तो ऐसा नहीं मानता, माफ करना। इसलिए हमने कहा भगवान तो पैदा करने वाले, आशीर्वाद देने वाले, और वही सही बात है। मैं ज़रूर आपको बताता हूँ कि जब मैं रात में सोया, ये झूठ इतना नीचे तक चला गया कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी सुबह पूछने आए चाय पीने के लिए, तो मैंने उनके चेहरे दिख रहे थे कि मैं मेरे को मरा हुआ देख रहे कि जिंदा देख रहे झूठ ऐसी चल गई। तो राजनेता का एक दायित्व तो ये भी होता है। तो ठीक है जी, मैं राजनेताओं का एक पर मोहन भाई ईमानदारी से ये बताओ, परिवार के लोगों की आपके इस निर्णय के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी? परिवार के लोग बिल्कुल मेरे साथ थे जी, क्योंकि भगवान के हम सब भगत हैं जी, भगवान किसी की जान लेना चाहे तो ब्रह्मांड में कोई बचेगा क्या? जी। आप बताओ, महाकाल अगर टेढ़ी दृष्टि करे तो 7 दुनिया दूर में भी होगा तो वो बचेगा क्या? ब्रह्मांड में नहीं बचेगा तो ये दुनिया, पृथ्वी तो बहुत छोटी है। अब अपन थोड़ा वर्तमान की राजनीति के संदर्भ में आते हैं। जो देश में चला है लाडली बहना के संदर्भ में, हर तरफ होड़ सी मची है मोहन भाई। कोई 1000 की घोषणा कर रहा है, कोई 1500 की कर रहा है, कोई 2000 की कर रहा है, अब 3000 की कर रहा है। दिल्ली चुनाव के अंदर 2500 और 3000 की बातें हो रही है। इस पर दृष्टि जाती होगी आपकी, क्या कहते हैं आप? मेरे से पूछोगे तो मैं तो इसका समर्थक हूँ। जी, हमारी जीवन शैली को देखना पड़ेगा। आप मान के चलते कोई भी सरकार सड़क बना देगी, स्ट्रीट लाइट लगा देगी, नल बिजली बना देगी, इससे विकास हो जाएगा क्या? जब तक कि व्यक्ति के घर में, व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आ जाए, तब तक कोई सरकार सफल नहीं होती है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बात कही गई, भूखे भजन न होई गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। ये साधु संतों के संदर्भ में कहा है कि अगर आपको साधना भी करना है तो साधना के लिए अगर आपको लगा मुझे भूख लग रही तो खा लो, आप संतोष संकोच मत करो, और जब आप साधना में पहुंच जाओगे तो अपने आप ही भूख प्यास भूल जाओगे। वो साधना में डूबने का मार्ग है। तो हमारी जीवन पद्धति में अगर हमको किसी के घर में कष्ट में, और यहाँ तो पद्धति कितनी अच्छी है, हमारे यहाँ तो बहन बेटी के हाथ में तो कभी कोई भी कहीं भी जाएगा तो उसके जितनी उसकी क्षमता है उसके हाथ में रखते ही हैं। तो अगर हम लाखों का करोड़ का बजट बना रहे हैं और अगर बहन बेटी के हाथ में 1000 रुपया रख देते तो गलत क्या है? 1200 रख देते तो गलत क्या है? कांग्रेस ने तो कभी नहीं किया ना। ये कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस ने कहा 50 साल पहले गरीबी मिटाओ, इंदिरा गांधी ने 5 पीढ़ी सरकार चला गए, वो कोई गरीबी की बात ही नहीं करते थे, वो लोग करते थे। लेकिन हमारी सरकार, आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 6000 रुपये साल का चालू किया, क्योंकि किसान की ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी बात। ये सत्य है कि जहाँ पैसा है वहाँ तो नहीं 6000 का, लेकिन जहाँ 100 रुपये नहीं वहाँ 6000 बहुत होते हैं। ऐसे में अगर हम बहन बेटी के हाथ में 1000-1200 रुपये रख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों को बहुत पसंद हो रहा है। यात्रा तो 3000 तक की करनी है, क्या उम्मीद करें? मेरा बस चले तो 10,000 दूँ, मेरे को क्या परेशानी है? क्यों? क्योंकि अगर आपको अंदाज है कि नहीं, आप हमारी प्राचीन जीवन शैली में जाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको एक प्रश्न। संवत बदलते हैं, संवत जी, आपको मालूम विक्रम संवत क्यों बदलते हैं? कैसे संवत कैसे बनते हैं? हमारे यहाँ कोई भी देवता के पैदा होने से या देवता के शरीर छोड़ने से संवत नहीं बदलते। माफ करना, सनातन संस्कृति में पुरुषार्थ आधारित समाज है, और पुरुषार्थ आधारित जीत के नहीं, जीतना तो अलग है। वो जीतेंगे तो हम किसी राजवंश को हरा के जीते होंगे, लेकिन जीतने के बाद जीवन शैली पर निर्भर करता है। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चालू किया तो जितने बड़े भूभाग में उनने अपना साम्राज्य किया, उस पूरे भूभाग के सभी लोगों को बुलवाया कि आओ, जिसके पास में
कर्जा है जिस किसी माथे पे भी, वो सारा कर्जा जो हमारी परंपरा है, संवत बदलने वाला सारा कर्जा अपने राजकोष से चुकाएगा। किसी के ऊपर भी एक छदाम का कर्जा नहीं होना चाहिए, ये हमारी पद्धति। तो विक्रम संवत के प्रारंभ करने में विक्रमादित्य ने पूरे भूभाग से सारे लोगों को बुला करके अपने धन से कर्जा मुक्त किया। और इतना ही नहीं, वो जो भई दस्तरे लेकर आए थे सेठ साहूकार जिनने धन दिया था, उनको सबका कहा कि आप यहीं जलाओ इनके सारे के, अब ये कर्ज मुक्त हो गए। फिर एक और प्रश्न, अभी तो आधी बात बताइए मैंने, कितना सामर्थ्यशाली राज्यकर्ता होना चाहिए। उन्होंने कहा ये कर्ज तो मुक्त कर ही दिया, अब लोगों ने कहा साहब ये तो पुराना कर्जा खत्म हो गया, अब कल फिर वापस चले फिर लेना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? बोले हाँ मुझे मालूम है, तो ये तो इनको दिया और इतने ही और अलग ले जाओ ताकि फिर आप कोई कर्जा मत लेना। तो हमारे यहाँ तो ये शासन की व्यवस्था चली आई। ये जो हमारे राजस्व यज्ञ होते थे, परशुराम जी जो अपनी यात्रा निकालते थे, परशुराम जी ने जो पृथ्वी पे अधर्मियों से जो युद्ध किया, तो उनकी परंपरा क्या थी? पूरे अभियान चला करके सारे दुष्कर्मियों से, दुष्चरित्र वालों से, अधर्म करने वालों से युद्ध में उनके राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करके धन कोष लेकर के आते थे। फिर एक जगह बैठ करके वो धीरे धीरे बांटते रहते थे। जब सब बढ़ जाता था फिर ध्यान तपस्या में चले जाते थे। फिर कुछ समय साधना खुलती थी कि गलती अब कौन कौन कर रहा है, तो फिर उसको दंडे देने निकल पड़ते थे। तो ये हमारा आदर्श है। मोहन भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मेरा बस चले तो 10,000 रुपये महीना दूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए डॉक्टर मोहन यादव, कब इस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब 10,000 दे देंगे? 5,000 तो अभी दे रहे हैं हम जी। 5,000 अभी हम रेडीमेड गारमेंट्स की बहनों को, आप अगर आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉटन इंडस्ट्री में यहाँ जिस जगह हम बात करें भोपाल में, गोकुलदास की इंडस्ट्री, अग्रवाल साहब की इंडस्ट्री रायसेन में, जहाँ 4-4 हज़ार बहनें एक एक कारखाने में काम कर रही है, उनको 14,000 20,000 तनख्वाह मिल रही है। उसमें 5,000 इंसेंटिव हम दे रहे हैं महीने का जी। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बहनों को रोजगार परक उद्योग चाहिए। तो हम सिलाई मशीन के आधार पर कपड़ा अगर सिलवा रहे हैं या कपड़ा बनवा रहे हैं, तो ये रोजगार परक बहनों आधारित उज्जैन के 2 कारखाने चल रहे हैं। तो ये जो अब ये अलग बात है कि अभी हम 1250, वो घर में कोई भी काम करे उसको 1250 दे रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी ट्रेंड होकर आ जाएगी तो स्किल डेवलपमेंट के बाद में हम उसको इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, तो 5,000 दे रहे हैं। ये 5,000 आने वाले समय में बढ़ा भी सकेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई गलत नहीं है। लाडली बहना में अभी बढ़ाने की कोई योजना? तो है आगे, जब ये लाडली बहना को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसका जीवन आगे बढ़े, वो स्वयं सहायता समूह परिश्रमी बनाते हुए, उनकी कौशल को बढ़ाते हुए उनके सम्मानजनक वेतन की व्यवस्था करने के इच्छुक है। ये अभी दे रहे हैं 12,000 14,000 20,000 इसी बढ़ा रहे हैं, दे ही रहे हैं। तो मैं अब आखिरी दौर की बातचीत पे आता हूँ मोहन भाई, हम काफ़ी देर से बातचीत कर रहे हैं। सरकार एक तरफ, संगठन एक तरफ। भारतीय जनता पार्टी में संगठन को सत्ता के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। आप तो मूलतः संगठक ही रहे, अलग अलग भूमिकाओं में रहे। संगठन कैसी भूमिका निभाया है इस 1 साल में? संगठन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आप 1 साल का चरित्र देख लो। हमारे लोकसभा हम जीते 29 की 29 पहली बार। हमारी विधानसभा सरकार हमारी बनी 165। कमलनाथ जी कहाँ पहुँचे थे, कहाँ गए उनसे, और उनके आज तक कांग्रेस में समझ ही नहीं पा रहे कि हुआ क्या। आज तक भी उनको ऐसा लगता नींद आ रही है तो चिमटी खोड़ के देखो तो फिर बैठ जाते हैं। नगर पालिका जीती हुई वो हम जीते। 3 उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस के 2 थे, हमारा 1 था। हम 2 जीत गए, वो 1 पे रह गए। वो 3 उनके थे, तीनों में से हम 2 जीत गए, उनका 1 आया। तो हमारे जितना हम कर सकते थे वो हमने करा है। आपने कमलनाथ जी का जिक्र किया, पूछ ही लेता हूँ। आपने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे, हम भी नहीं समझ पाए। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के साथ आप लोगों ने किया क्या? छिंदवाड़ा से दिल्ली विल्ली पहुंच गए थे, फिर वापस छिंदवाड़ा आ गए, किए क्या आप लोग? मेरा ये कहना है, कमलनाथ जी से क्यों पूछो, राहुल गांधी से पूछो ना, सोनिया गांधी से पूछो ना। उनके साहिबजादे से वो बाहर पार्टी नहीं आ रही, तो पूरे देश में तीसरी बार झाड़ू लग गई थी, वो बताए। ये तो उनकी पार्टी के बहुत छोटे नेता हैं उनकी तुलना में। पूरे गांधी परिवार से व्यवहार के मामले में सारे परिवार दूर, माननीय सिंधिया जी भी इसलिए दूर आए। तो आगे पीछे उनका डूबता जहाज है, कोई नहीं टिकने वाला, क्योंकि वो उनके परिवार के अलावा वो किसी को मानते ही नहीं है। बताओ, नेहरू जी चले गए, इंदिरा जी आ गई, इंदिरा जी चले गए, राजीव जी आ गए, राजीव जी सोनिया जी आ गई, सोनिया जी के राहुल जी आ गए, राहुल जी अपनी बहन को लिया है। तो कोई और है कि नहीं है? इसीलिए कीमत चुका रहा। और नेता बनाते हैं 80 साल का, खड़गे जी। तो अब उनके पास दिक्कत ये है कि वो आयु सीमा नहीं देख रहे हैं,
बदलते दौर की हवा नहीं देख रहे हैं, राजनीतिक फिजा नहीं देख रहे, भाजपा की राजनीति नहीं देख रहे, जनता की डिमांड नहीं देख रहे, ये गलती वो कर रहा है, अपन क्या करें। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि उनकी तो लड़ाई आप लोग जटिल करते जा रहे हैं। पहले तो वो केवल भाजपा और संघ से लड़ रहे थे, अब तो उन्हें राज सत्ता से भी लड़ना पड़ रहा है। मेरा ही कहना, आप बताओ ना मेरे को, ये गलती किसकी है? वो जिस जहाज में बैठे, वो जहाज वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो पहले वो डिसाइड कर ले कि एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी कोई कारण से बंद है, तो कोई आगे धक्का दे रहा है, कोई पीछे दे रहा है, तो गाड़ी तो वहीं खड़ी है, फायदा क्या है? उनके साथ जो अभी ऐसी अलायंस बना के लड़े थे, उस अलायंस के क्या हाल हुए? उसके उल्टे माननीय अटल जी ने बनाया था एनडीए, आज हम 25 साल बाद भी अगर चला रहे हैं, तो ये विश्वसनीयता होना चाहिए, साथ वालों को निभाने की ताकत होना चाहिए, आपकी मन की उदारता और साफ चरित्र होना चाहिए। ये भाव अगर अभाव है तो आप तो कौन, जनता सब जानती है। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद भी डॉक्टर मोहन यादव का जब जिक्र आता है तो उन्हें राजनेता के मुकाबले संघ के स्वयंसेवक के तौर पर देखा जाता है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अभी एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन सांस्कृतिक आज़ादी अयोध्या में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के साथ मिली। मोहन यादव स्वयंसेवक भी हैं, वो विचारक भी हैं। ये बातचीत अधूरी रह जाएगी अगर इस पर आपकी टिप्पणी नहीं ली। क्या कहेंगे डॉक्टर मोहन यादव? चलता हूँ, माननीय परम पूज्य सरसंघचालक जी ने सही कहा है, गलत क्या कहा है? और केवल इतना ही नहीं कहा, थोड़ा सा और उसके अंदर के निहितार्थ निकालिए। इसलिए तो आपसे पूछा। निहितार्थ देखिए, राम मंदिर का फैसला केवल आपको भगवान की दृष्टि से मत देखो, केवल हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से मत देखो, इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखो तो इसके उत्तर मिलेंगे। एक समाज ने 550 साल तक संघर्ष किया है और लंबी आज़ादी के बाद देश ने आज़ादी पाली 47 में। चलो पुराने काल को भूल जाओ, आज़ाद नहीं थे, जो कष्ट हुआ हुआ। आज़ादी के बाद भी भगवान राम के मंदिर के मसले में कोर्ट में जान करते कांग्रेस ने उलझाया, उस विषय को हिंदू मुस्लिम बनाया। जब कार सेवा करने गए तो कार सेवकों पे गोली चलाई, कोठारी बंधु कलकत्ता वालों का और कई कितने लोगों का बलिदान हुआ। उस मसले को माननीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बलबूते पर पूरे देश को इतनी सहजता से, सुगमता से मंदिर का भूमि पूजन भी करा, प्रधानमंत्री बैठ करके वहाँ लोकार्पण में मौजूद भी रहे। ये तो सांस्कृतिक, उससे बड़ा कौन सा उत्सव होगा कि बहुधर्मी लोग भी अपने सम्मान से धर्म का पालन करें, अल्पसंख्यक भी अपने धर्म का पालन करें, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सब आनंद से इस पूरी चीज़ को मान ले। इससे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव का और कौन सा उदाहरण होगा? माननीय परम पूज्य ने इससे अच्छी क्या बात कही? हम उसको छोटे परिप्रेक्ष्य में कैसे देख सकते हैं? उसे एक विस्तृत परिवेश में देखें। अब आखिरी सवाल पर आता हूँ। आपने बीच में संकेत किया कि हम धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो अभी भी विचार में या फैसले पे पहुंच पाए? अब जब निर्णय होगा तो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये सत्य है कि हमने ये विचार किया है कि हमको इस, जैसे आपने कहा कि हमको राज्य करते करते इन सारी बातों पे भी अपना एक दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। जो समाज के बीच में गलत है वो गलत है। इसलिए अभी हमारी धार्मिक नगरियों से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने धार्मिक दृष्टि से धार्मिक नगरों को, मध्य प्रदेश के नगरों को शराबबंदी की तरफ ले जा रहे हैं। हम आगे जितना बन पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे। तो जितना आगे बन पड़ेगा उतना बन पड़ेगा। तो हमने काफ़ी विस्तार से आपसे बातचीत की, तबाह बिंदुओं को लेकर बातचीत की। जब कभी ऐसा अवसर होता है तो हमारी आखिरी में कोशिश ये रहती है कि जनता से सीधी बात हो। मध्य प्रदेश की जनता को डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? आप है वो जनता है, कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की जनता से? इतना ही बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता जनसंघ के ज़माने से हमारी पार्टी से जुड़ी हुई है, हमारे नेताओं पर भरोसा करती है। और आपने भी देखा होगा कि हमने जनसंघ के ज़माने से भारत के अंदर अगर बड़ी गहरी राजनीति में अगर भूमिका अदा की है तो ऐसे कई बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के जिनने भाजपा के पूर्ववर्ती जनता पार्टी, उसकी पूर्ववर्ती मातृ संस्था जनसंघ के ज़माने से अपनी एक विश्वसनीयता कायम की।
वो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में लीडरशिप वाली हो, कुशाभाऊ ठाकरे जी वाली हो, या और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन माननीय स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी जैसा समय हो, सब ने अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए अभी भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी वही भाव जनता से बनाए रखता। परमात्मा करे ये भाव बना रहे कि अभी 29 की 29 लोकसभा हमने पहली बार 56 से जीत चालू करी और ये जीत का क्रम आज भी जारी है। ये जनता का विश्वास है। 4 बार की हमारी सरकार लगातार जीतने के मुकाम पे पहुंच करके जनता के विश्वास को कायम करके इतनी बड़ी जीत हासिल लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय तक निकल रही है। परमात्मा करे ये विश्वास बना रहे। और आज का दौर ये है कि भारत की इसी धारा के बलबूते पर विश्व में भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी जो 21वीं शताब्दी भारत की होगी, इसको सिद्ध करे। मैं आज के इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा। उस पूरी भूमिका में मध्य प्रदेश सरकार यथा योग्य अपनी भूमिका अदा करेगी। तो डॉक्टर मोहन यादव का सीधे तौर पर कहना है कि वह प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है और उन्हें इस बात को लेकर बेहद संतोष है कि वो उस कालखंड में मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं जिस समय पर नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाला समय भारत का है और भारत की भूमिका में मध्य प्रदेश भी सशक्त भूमिका निभाए, इस कोशिश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी भूमिका के लिए। और आज की इस बातचीत में इतना ही। तो मुझे दिए सदा।